क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 में हम देख रहे थे कि कल हमने देखा था इलेक्ट्रॉन E/m, मतलब चार्ज मास रेशियो कैसे निकाला जाता है और कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। मिल्कॉन ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे उनको मापा जाता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता चल गया। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट को हमने कल आपको पूरी तरह से आपको समझाया था। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले स्पेशल वो है कि एनोड की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज किस तरह से हुई। ये दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, तो हम देखें चलिए क्या क्या खास बात है। सबसे पहली बात ये समझो बेटा कि ये देखो हर बार थोड़ा बहुत ये फिगर अलग अलग हो जाता है। मिल्कॉन का एक्सपेरिमेंट है ऑयल ड्रॉप मेथड। तो इसमें आपने क्या देखा, देखो एक बॉक्स है, एक बड़ा सा सिलेंडर जैसा बनाया हुआ है, नीचे एक प्लेट लगी हुई है, डिस्क लगा हुआ है इस तरह का, कि इस तरह का डिस्क लगा हुआ है इस सिलेंडर के अंदर, और ये चार्ज्ड है यानी कि नेगेटिव प्लेट है, इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ऊपर वाले में पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पर माइक्रोस्कोप है जिधर से हम अंदर देख सकते हैं, इसमें ड्रॉप गिरेगा। इस तरफ से एक्सरे सोर्स है, रेडिएशन दिया जाता है आयनाइजेशन के लिए, और ऊपर से स्प्रे की जाती है किसको, ऑयल को। तो यहाँ पर लिखा है एटोमाइजर। एटोमाइजर का मतलब ये हुआ कि जो ऑयल है उसको इतना स्प्रे किया जाता है, इतना छोटे ड्रॉप के रूप में किया जाता है कि उसको ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं। स्प्रे में ऐसा ही होता है, तो वो स्प्रे इसमें कर दी जाती है और स्प्रे इस छोटे से छेद के साथ वो आगे निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनके बारे में देखा है और ये इसका एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से काफी चीजें थ्योरी है। तो यहां पर यही बात बोला जाता है कि 1909 में क्या हुआ था, 1909 में मिल्कॉन ने एक प्रयोग किया था ऑयल ड्रॉप मेथड, और उसमें उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, और उसके मास के बारे में भी पता चल गया। ये बातें हमारी हो चुकी है, तो हमने थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश किया। तो इसके लिए मैंने कहा था कि आप पढ़ के रखो और बताओगे मुझे। तो क्या आप पढ़ लिए हो, बोलो। हाँ, डिटेल्स पढ़े, क्लियर समझ में आ गई? क्या बोले? रीड किया, समझ में आई पूरी बातें? समझ में आई कि नहीं मैं पूछ रहा हूं? ठीक है, तो वो सारी बातें यहां पर है। तो ये उसको हमने सिंपल वे में अगर कोई फिगर बनाए तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। तो यार फिगर आप जैसा बनाना चाहो, आपको बता दिया था मैंने कल, दो तरह से बताया, तीसरी तरह से। तो फिगर की जो वो टेंशन नहीं होती है कि वो क्या बन रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। थोड़ी सी जो मैंने बोला था ना बेटा, इस चैप्टर की जो शुरुआत है थोड़ी थ्योरेटिकल है, थोड़ी एक्सपेरिमेंटल है। तो आप घर में तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या हम पढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ते थे ना 9th-10th में, उस टाइप का लगता है ना। तो थ्योरेटिकल है, पर इसमें कुछ गहराई छुपी हुई है जो आगे जाके काम आएगा। सो इसीलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर एक बार फिर इसके बाद मजा आना शुरू हो जाएगा। मान के चलो कि एक क्लास और उसके बाद मजा आता है, यानी 5 क्लास लगता है ये। फिर उसके बाद 5वें क्लास के बाद फिर इसमें पूरा एक तरह से कॉन्सेप्चुअल है पूरी बातें, और उसमें हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस वाला पोर्शन आ जाता है, तो फिर मजा आता है। फिलहाल अभी और कुछ बातें। तो क्या क्या किया मैंने आपको बताया था। तो जिनको भी ये चीजें नोट करना होगा थोड़ी पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलें। ये सब बातें मैं बता चुका हूं मैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ी सी पॉज करने के लिए, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा जब भी आप इसको नोट करना चाहो। और ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी लिखी हुई है, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करो तो दिख जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। और चलिए, ये पॉइंट हमारा खत्म, कल की बात है। आज हम देखेंगे न्यूट्रॉन्स में जाने से पहले, चलिए हम यहां पर आज पढ़ने वाले हैं एनोड रेस। यहां पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ये प्रोटॉन की खोज कैसे हो पाया, कैसे किया गया। तो आप जानते थे कि 86 में विलियम क्रुक्स ने क्या किया, बंद करना।
विलियम क्रुक्स ने क्या काम किया कि एक ग्लास ट्यूब लिए, आपको याद है विलियम क्रुक्स का प्रयोग जो है, एक ग्लास ट्यूब लिए, दोनों तरफ मेटल प्लेट लगाए और इसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास किया। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, कैथोड एनोड। फिर हमने देखा कि यहां पर जब इसमें कोई गैस भर दिया गया और गैस का प्रेशर इतना कम कर दिया गया कि वो था 10 to the power -4, 10 to the power -4, तब क्या हुआ, 10 to the power -4 करते ही इसमें से एक अदृश्य किरणें बनती दोनों के बीच में, इनविजिबल रेज बनती इन दोनों के बीच में, और जो रेज बनती है वो हमें दिखाई देती है, लेकिन जब वो कांच पर टकराती तो हरे रंग का ग्लो पैदा करता है, और वो भी किसके, कैथोड के अपोजिट साइड में। दूसरी बात है, जब इसमें थोड़ा चेंजेस और कर दी गई, देखो क्या चेंज किया गया, देखो तो उसने क्या किया कि एक परफोरेटेड एनोड ले लिया गया। परफोरेटेड एनोड मतलब क्या हुआ, जाली ले लिया, एक तरह का एनोड के फॉर्म में जाली लिया। ठीक है, तब उन्होंने देखा कि इससे निकलने वाली कुछ किरणें निकलने लगी, ये कांच को पार करते हुए निकल जाती हैं। तो ये जो रेज मिल रही है, ये रेज कहलाती है कैथोड रेज, कैथोड किरणें। प्रयोग में थोड़ा थोड़ा इस तरह का बदलाव किया उसने, और इनके हमने सारे गुणों को भी देखा कि भाई स्ट्रेट लाइन चलती है, अगर इसको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर गुजार दिया जाए तो ये प्लस प्लेट की ओर चलती है, नेगेटिव चार्ज्ड है। हमने ये भी जाना कि पार्टिकल से बना हुआ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड से रखते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन दिखाती है, यानी कि विचलन दिखाती है। ये सारी बातें हमने यहां पे पढ़ा। ये प्रयोग होने के बाद गोल्डस्टाइन को एक बात सूझी। किसको बोला, गोल्डस्टाइन। एक बात सूझी, इसने क्या सोचा कि जहां पर इन्होंने इस बात को करा है, इसको जस्ट मैं उल्टा कर देता हूं, इस प्रोसेस को। उल्टा मतलब करंट को उल्टा कर देता हूं। करंट को उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि जब ये जो एनोड है इसको कैथोड बना देता हूं, ठीक है बेटा जी, और इसको एनोड बना देता हूं, यानी कि यहां पर करंट जो है, करंट को उल्टा कर दिया गया, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिसिटी पास किया। ठीक है, ये कुछ अलग काम कर दिए इसमें। थोड़ा समझेंगे, थोड़ा ऐतिहासिक चीजें हैं, हिस्टोरिकल चीजें हैं। तब उन्होंने भी यहां पर कुछ अजीब बातें देखे, वो देखिएगा क्या देखा उसने कि इस कंडीशन में भी पार्टिकल्स निकले, किरणें निकली, यहां से रेज निकला। अब ये माना गया कि ये रेज कहां से निकल रही है, प्लस से माइनस की ओर जा रही है। तो ये रेज का जब प्रॉपर्टी चेक किया गया तो उसमें कुछ बातें नजर आई। यहां पर ली गई जो गैसें होती है ना बेटा, गैस, तो अलग अलग गैस से निकलने वाली जो ये रेज थी उसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंजेस आने लगा। मतलब इस रेज की क्या खास बात थी कि यदि इसको कौन सा रेज कहा गया पहले बता देता हूं। चूंकि एनोड से निकलते हुए नजर आ रही है, कैथोड को पार कर गया, इसलिए इस रेज को कहा गया एनोड रेज। ठीक है, अब एनोड रेज है तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज्ड है। मतलब अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाए तो ये किसकी तरफ झुकने लगती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ झुकने लगती है। आप एक्सपेरिमेंट को देखो बस, ठीक है, इसमें हड़बड़ा मत, एक्सपेरिमेंट को देखो क्या हुआ। पहले वाला जो कैथोड रेज के लिए जो ट्यूब बनाया गया वो ट्यूब वही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस ये परफोरेटेड है, छेद वाला है,
और इस छेद वाले जो कैथोड है उनसे निकाला गया, तो क्या होने लगा, यहां से ये किरणें आगे बढ़ने लगी। ठीक है, ये किरणें आगे बढ़ी और क्या हुआ, इसको जब चेक किया गया तो ये भी देखा कि ये भी स्ट्रेट लाइन चलती हैं। जो प्रॉपर्टी आपने लिखा है बेटा कैथोड रेज के लिए, हेलो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, जो प्रॉपर्टी गैस के लिए मतलब किसके लिए लिखे हो, कैथोड रेज के लिखे, वो सारे प्रॉपर्टीज में होगा, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा इसमें। क्या है बताऊं, बस दो पॉइंट्स को आप मेंशन करिए अपने में उस रे में। एक है कि ये निगेटिव प्लेट की ओर झुकती हैं, विद्युतीय क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर इस रे को गुजारा गया, इस किरण को गुजारा गया, एनोड किरण को, तो किधर झुक जाती है, निगेटिव प्लेट की तरफ झुकती हैं। एक इसका मतलब है इसका चार्ज कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज्ड है। ये किरण कैसा होता है, इसमें धनावेश होता है। बाकी इसके मार्ग में भी, इसके रास्ते में भी अगर पैडल रख दिया गया तो पैडल घूमती है। इसका मतलब है ये भी पार्टिकल से बना होता है, कणों से बना होता है। तो ये कहा गया ये पार्टिकल कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है। ये भी स्ट्रेट लाइन चलती है अगर कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा गया है तो। इसे भी अगर किसी मेटल फॉइल के ऊपर टकराया जाए तो हीटिंग पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है। तो मेरा यह कहना है कि जो जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं कैथोड रेज के लिए, वो सारे प्रॉपर्टी यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन ये चलती है यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा ये बात एक है, विद्युतीय क्षेत्र से गुजारेंगे तो ये नेगेटिव प्लेट की ओर झुकती है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बना होता है। इसी तरह से ये द्रव्य कणों से बना होता है, कणों से, यानी कि अगर इसको पैडल रख दिया जाए इसके मार्ग में तो पैडल घूमने लगेगी, यानी कि ये भी क्या होता है, मैटर पार्टिकल्स होते हैं, मैटर पार्टिकल्स होते हैं, द्रव्य कण होते हैं। इसी तरह से अब जो जरूरी बातें हैं वो समझने वाली बात मैं यहां पर करता हूं। एक अलग चीज जो यहां पर देखने को मिलेगा, इस प्रयोग को किसने किया था पता है ना आपको, गोल्डस्टाइन ने। ठीक है, जब इन्होंने अलग अलग गैस लिए तो इससे निकलने वाले पार्टिकल का जो E/m है वो अलग अलग मिला, इसकी चार्ज वैल्यू अलग अलग मिली, m वैल्यू भी अलग अलग मिला। मतलब जैसा 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 गैस लिया गया उस पर डिपेंड कराइए। हेलो मैं कह रहा हूं समझ में आ रही बातें, मतलब किस पर डिपेंड करता है ये चीज, किस पर डिपेंड करता है, गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। ये जो देख रहे हैं वो किस पर डिपेंड करा, गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। यहां पर एक अजीब बात और अलग बात आपको सुनने को मिल रहा है। जबकि पहले जो देखे थे हमने कैथोड रेज, उसमें जब हम एक्सपेरिमेंट किए तो हमें वो जो कैथोड रेज का जो नेचर है उसमें उसके E/m की वैल्यू समान थी। कोई भी गैस ले लो तो उसका चार्ज भी समान था और m भी समान था। मतलब ये पता चल रहा है यहां पे कि कैथोड रेज का जो पार्टिकल है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन लग गया इस जगह पे, अगर ऐसा है तो फिर ये निकलने वाली गैस है, निकलने वाली ये रेज है क्या चीज, एनोड रेज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाला ही रेज है, पर वो है क्या, वो पार्टिकल क्या है, क्वेश्चन आ गया ना, वो पार्टिकल है क्या। तब हम यदि क्या ले लें, इस जगह पर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं बेटा। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में क्या पता है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। तब आप ये समझ लो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। आप सबको पता है ये बातें कि इस जगह पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बच जाएगा H+। ओके,
तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियस में ओनली बच गया प्रोटॉन। ये कैसा है? प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रही थी। अब ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बोलो क्या निकल गया? यहीं पर सीखने वाली चीज है बेटा, यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बच गया क्या? ये प्लस प्रोटॉन बच गया, ये प्रोटॉन बच गया, प्रोटॉन P प्लस, ये इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन बचा। तो हुआ क्या है इसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में जब दो इलेक्ट्रोडों के बीच में हाई करंट डाला गया तो ये इस तरह से टूट गया। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखो बेटा यहां पे ध्यान से सुनिए, इसके यहां पर टूटने पर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट कर रहा हूं और प्रोटॉन को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या हुआ, देखो इसके अंदर जो हाइड्रोजन था, इसके अंदर की स्थिति को मैं दिखा रहा हूं, हाइड्रोजन ऐसा कुछ था, इसका न्यूक्लियस था, ये ऐसे बता दूं, ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस के फॉर्म में, ये प्रोटॉन है और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रही थी। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तब क्या हुआ, इस स्थिति में ये प्लस जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और ये इलेक्ट्रॉन टूट करके इस तरफ अट्रैक्ट होने लगा। मतलब एटम जो होता है वो क्या हो जाता है, न्यूटन जो होता है वो टूट जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ भेज देता है और प्रोटॉन को एक तरफ भेज देता है। तो इस प्रयोग से यह पता चला कि लो प्रेशर पर और हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, यानी कि कम दाब पर और उच्च विद्युतीय क्षेत्र पर, वो जो परमाणु है वो टूट करके अलग हो गया। जब परमाणु टूटकर अलग हो गया तो परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हुई और इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऋणावेशित होती है, वो धन प्लेट की ओर आकर्षित हुआ। जो धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स, वो कैथोड रेज बनाती है, हेलो, और यदि गैस लिया गया है हाइड्रोजन, तो ये है, ये एनोड रेज बना रही है, ऋण प्लेट की ओर जो जा रही है वो एनोड रेज बना रही है, और एनोड रेज जो है इस तरफ वो बना हुआ है, कौन सा, बोलो ये कौन सा पार्टिकल से बना हुआ है, ये प्रोटॉन पार्टिकल्स है। जबकि कैथोड रेज इस जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है। कुछ समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ओरिजिन कहां से होता है, उसका जन्म कहां से होता है, ठीक है? तो एनोड और कैथोड का जो ओरिजिन है या उसका जन्म जो है या उसकी व्युत्पत्ति है, वो कहां से, परमाणु के टूटने की वजह से है, परमाणु के टूटने की वजह से है। तो परमाणु के टूटने से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस लिया गया इस जगह पर, तब यहां से निकलने वाली जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन पार्टिकल से बना होगा। अब थोड़ा सा और सोच लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर बस सुनना है बेटा, समझना है और बुक्स स्टडी करना है। यहां पे बुक रीडिंग बहुत अनिवार्य रखता है और यहां पर आपकी समझ अनिवार्य है। ये नहीं कि जो हम आपको लिखते जा रहे हैं या लिखाते जा रहे हैं वो उतना ही अनिवार्य रहेगा इस जगह पर, आज की जो पोर्शन है। और आपको मैं कहूंगा थोड़ा सा आप इसमें नोट करने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें। तो मैं आपको इसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट की बात करूं तो आज मैं समझाने के बाद देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो चीज ज्यादा क्लियर समझ में आए। तो चलिए यहां पर देखो, अब मैं मान लेता हूं कि मैं हीलियम लेता हूं, गैस के रूप में क्या ले रहा हूं, हीलियम ले रहा हूं। प्रोटॉन की खोज हो गई, अगर मैं उसकी जगह पे हीलियम गैस ले लूं तो क्या मिलेगा। हीलियम गैस के बारे में इतनी बात पता चल रहा है। हीलियम में क्या पता चला, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, तभी तो ये एटॉमिक मास को किससे दर्शाते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ए से। पढ़ा चुका हूं इस लाइन को, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है।
तो ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ना। इसीलिए तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 इसीलिए, और ई की वैल्यू, अच्छा और ये कौन सी वैल्यू है, जेड वैल्यू है, बोलो ये जेड है। जेड मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सही है, चलो अब मान लेते हैं कि ये ट्यूब है, ट्यूब पूरा पैक नहीं कर रहा हूं, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पर आपने माइनस इलेक्ट्रोड रखा, चलिए मैं यहां पर प्लस ही ले लेता हूं, चलेगा। यहां पर मैंने माइनस इलेक्ट्रोड रखा, इस जगह पर क्या है आप इसको समझोगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन कितना है, वो भी 2 है। प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन कितना है, वो भी 2 है। एक न्यूक्लियस बन गया और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है। लो प्रेशर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि उच्च विद्युत धारा और लो प्रेशर यानी निम्न दाब पर जब ले जाया गया, बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो यहां पर ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसमें ये प्रोटॉन 2, इसको अगर दिखाएंगे तो मैं प्रोटॉन को P को मैं दिखा रहा हूं यहां पर ऐसे, और न्यूट्रॉन को दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को दिखाऊंगा ऐसे, चलेगा। तो क्या हुआ देखो, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस है। तो सब मिलकर के ये नाभिक जो बना हुआ है, न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस मान सकते हैं। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, रिन प्लेट की ओर। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जब आगे स्पीड में चलेगी तो ये क्या बनने लगेगा, अगर ये परफोरेटेड है तो, छिद्र युक्त है तो क्या होगा, ये निकलेगी। सो ये बनाएगा क्या चीज, हाँ इलेक्ट्रॉन का क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का पूरा एक ग्रुप बनाएगा। और ये क्या होता है, इसी को कहते हैं कैथोड रेज। लेकिन अब जो न्यूक्लियस जा रहा है इस तरफ एक गुच्छे के रूप में, इस तरह से गुच्छे के रूप में जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जो भी समझो। तो ये जो जा रहा है इस तरफ, वो इसको हम ऐसे प्लस के फॉर्म में दिखा देते हैं। तो अगर हम हीलियम गैस लेते हैं तो हीलियम गैस का न्यूक्लियस आगे बढ़ रही है, तो हम जो भी गैस लेंगे उस गैस का न्यूक्लियस इस तरफ बनेगा जाएगा, जो कि उसका एनोड होगा, एनोड रेज होगा, ठीक है। तब हमें अगर प्रोटॉन प्राप्त करना है, हमें प्रोटॉन का रेज प्राप्त करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा। कुछ समझ में आई, अगर एनोड क्या हो, प्रोटॉन हो, तो हमें हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा। सो यहां पर एक बात पता चला कि गैस हमने यहां पर लिया हीलियम, तो जैसा भी गैस लेंगे, मतलब इसके अंदर जब हाई वोल्टेज दिया गया और लो प्रेशर दिया गया, तो वो एटम जो है वो टूट गया इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में। क्लियर, किस में टूट गया बेटा, इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन में जो टूटा वो कैथोड रेज बना लिया, और जो न्यूक्लियस में टूटा वो स्पीड में आ गया, सो वो बना लिया एनोड रेज। कैथोड इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए एनोड रेज का जो E/m की वैल्यू जो आएगी हमेशा अलग आएगा, हर गैस के लिए अलग अलग होगा। इसी कारण से उसका E चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है आवेश जो है, वो अलग अलग मिलेगा। इसीलिए उसके पार्टिकल जो m की वैल्यू जो है वो अलग अलग मिला। नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं बोल रहा हूं यहां पे बोल रहा हूं, थोड़ी गलती से बोल डाला होगा, अलग बात है। चलो, मैंने बोला यहां पर जो पार्टिकल का जो चार्ज है वो अलग अलग मिलेगा, और यहां पर पार्टिकल का जो भी पार्टिकल है, जो भी कण है, उसका मास जो है अलग अलग मिलेगा।
तो एक बात तो क्लियर हो गया, कैथोड रेस और एनोड रेस में एक बड़ा फर्क है कि ली जाने वाली गैस अलग होगी तो उससे निकलने वाला जो पार्टिकल है वो अलग अलग होगा। यस, लेकिन कैथोड रेस जब मिलता है तो कोई सा भी गैस लिया जाए हमेशा उससे निकलने वाला पार्टिकल सेम होता है। तब गोल्डस्टाइन को प्रोटॉन की खोज करनी थी तो उन्होंने गैस लिया हाइड्रोजन गैस, सबसे सरल गैस, और उस गैस को लेकर के उन्होंने जो एनोड रेस प्राप्त किया उस एनोड रेस का फुल स्टडी किया, जो स्टडी इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड रेस के लिए जे थॉमसन और मिलिकॉन ने प्रयोग करके लिए थे, 2 एक्सपेरिमेंट के द्वारा लिए थे। गोल्डस्टाइन ने 3 एक्सपेरिमेंट कर दिए एक साथ। एक तो परफोरेटेड क्या लिया गया, कैथोड लिया गया, जिसकी तरफ से क्या निकला, एनोड रेस निकला। हाइड्रोजन गैस लिया तो जो किरणें निकली उस किरणों के बारे में पता चल गया और वो किरण में से वो प्रोटॉन है ये माना गया। और क्योंकि उसका जो मास होता है, सुनिए मेरी बात, इलेक्ट्रॉन उसका जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज वैल्यू याद है? चार्ज वैल्यू कितनी है? जब इसका प्रयोग किया तो क्या मिला चार्ज वैल्यू इसको? 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज वैल्यू। और इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास में डिफरेंस हुआ। ठीक है, यह बात तो पता चल गया। और चूंकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है ना, इसलिए इस जगह पे ठीक पाया गया कि चलो इतनी बात है। लेकिन जब अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में प्रयोग करने शुरू हुए तो बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई, बहुत सारी जानकारियां भी आई। तो ये था एक थ्योरी जिसको आपको एक बार स्टडी करने हैं अपने बुक से। बेटा आप हमेशा याद रखो, जब तक थोड़ा बुक नहीं पढ़ोगे तुम्हारी सोच में बेहतरीन नहीं आएगा। यहां पर मैं कुछ भी नहीं लिखा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में कुछ भी नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है? तो इसका रीजन ये है कि आप एक बार इसको पढ़ोगे, ओके, पूरी थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ जानकारी मिलेगी। चलो एक और मजेदार बात बताता हूं आगे जाकर के, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की एक जानकारी आपको देता हूं। फिर पूरी स्लाइड, आज मैंने कोई स्लाइड इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस जगह पर अपने दिमाग को किसी बातों में फंसाओ, सिर्फ और सिर्फ बातों को सुनो और समझो, इसलिए है क्लास आज की। चलो देखिए, एक होता है न्यूट्रॉन की खोज। इन 1932 जेम्स चैडविक स्पेलिंग आप लोग चेक कर लिए, जेम्स चैडविक 1932 में एक प्रयोग किया। 1932 के आते आते हमने बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें हो चुकी थी। एक सबसे पहली जानकारी के बारे में बातचीत करते हैं। पहले न्यूट्रॉन की खोज अभी तक नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, पर न्यूट्रॉन की खोज नहीं। यहां तक कि न्यूक्लियस की भी खोज हो गई थी। 1911 में रदरफोर्ड ने खोज कर डाले थे। किस चीज का? कि एटम जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस होती है और उसमें बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसकी खोज हो चुकी है। ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा इसको कि न्यूक्लियस होता है और उसमें प्लस चार्ज होता है, उसमें मास होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर घूमते रहते हैं। इतनी जानकारी मिल गई थी। लेकिन किस शेल की भी जानकारी नहीं मिली थी कि सेल कहां पे है, यानी ऊर्जा स्तर बोलते हैं जिसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, तो उसकी जानकारी नहीं हुई थी। ठीक है, वो तो बाद में हुई। लेकिन न्यूट्रॉन की खोज जो है आप समझ लो इसके बहुत बाद हुआ है। ठीक है, लगभग 12 साल बाद, 13 कितना 11 साल बाद। चलो 21 साल बाद हुआ है, 21 ईयर। एक दो बातें हम समझे पहले कि रदरफोर्ड ने भी बहुत सारे काम किए थे। हेनरी बैकरल का नाम आपने सुना होगा। थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजें हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बातों को समझते जाएंगे।
हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था, रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? हाँ, रेडियो है क्या? अरे रेडियो है ना, रेडियो एक्टिविटी क्या है? इसको बोलते हैं रेडियो धर्मिता। ये क्या चीज है? कुछ एलिमेंट्स हेनरी बैकरल को मिला, यूरेनियम, यूरेनियम ऑक्साइड मिला उनको। तो उन्होंने देखा कि यूरेनियम ऑक्साइड से कुछ इनविजिबल रेज निकलते हैं। ठीक है, उनको कोई बड़ी जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ बड़े एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ऊपर है या 92 है। ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कितना है? बहुत हायर है, बहुत उच्च है। तो उस एलिमेंट से कुछ रेज निकलती है और इस रेज को कहा गया रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं, जिंक सल्फाइड पर चमक पैदा करती हैं, कैडमियम सल्फाइड पर चमक पैदा करती हैं। ये बातें जानकारी में आई उस समय। तो ये सारी जानकारी जो है आगे बढ़ते गया। फिर काफी साइंटिस्ट आए, मैडम क्यूरी आई, रदरफोर्ड आए। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और नाम सुनते जाना, कोई जरूरी नहीं अपनी कॉपी में लिखा हो ना, बस एक इंटरेस्ट के लिए इसको समझना है। फिर आपके कोर्स के तहत इनकी बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। पर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद क्या बोला मैंने? हेनरी बैकरल ने क्या किया? रेडियो एक्टिविटी की खोज कर डाला। डिस्कवरी किसने किया था? हेनरी बैकरल ने किया था। नाम सुन रहे हो ना, हेनरी बैकरल। फिर उसके बाद कौन आया कि हेनरी बैकरल ने यह बता दिया कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसा एलिमेंट्स होता है, ऐसा तत्व होता है जो क्या करता है? इनविजिबल रेज निकालती है। और इस रेज की जो विशेषता यह है कि ये मेटल प्लेट को पार कर जाती हैं। मेटल, पतली मेटल प्लेट है, उसको पार कर जाती हैं। ठीक है, यानी कि पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेट कर देती है, बेध देती है, यानी धातु पन्नियों को, धातु पतले धातु के, हाँ, उसको पार कर जाती हैं। जैसे हम लोग सिंपल बात करते हैं ना बेटा, ये पेपर है, ये पेपर है, और इस पेपर को वो लाइट जो है पार कर जाती है, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे तो ये ओपेक है ना, लेकिन अगर आप देखो तो क्या हो जाता है, लाइट को ये पार कर जाती हैं, लाइट दिखाई देती, लाइट आर पार हो जाती है, इसको पेनिट्रेट करना बोलते हैं। तो ये जो किरणें थी वो क्या, उसको एल्यूमिनियम प्लेट है या कुछ दूसरा एल्यूमिनियम प्लेट की मोटी चादरों को भी ये पार कर जाती हैं। बहुत मोटी नहीं, एक सीमा तक। ये पता लगा, और ये पता लगा कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करना, इसको एक शब्द दिया गया, फोगिंग। क्या कहा जाता है? फोगिंग। इसको फोगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फोगिंग। किसको भेदना? फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करना फोगिंग कहलाती है। और जिंक सल्फाइड पर जब टकराती हैं तो इसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाता है, यानी प्रकाश दिखाई देती है। ठीक है, इतनी जानकारी उस समय हो गई। तो ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको कहा जाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो धर्मी तत्व, क्या बोलेंगे? रेडियो धर्मी तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। उस समय यूरेनियम के बारे में पता चला था, उसके बाद काफी एलिमेंट्स पता चल गया, फ्रांशियम, रेडियम और बहुत सारे एलिमेंट्स। यानी एटॉमिक नंबर जिसका 82 है उसके बाद वाले एलिमेंट्स, यानी लेड के बाद P
बी होना चाहिए ना, पीबी, और ये पैलेडियम है, ये पीबी लेड है, पीबी लेड पम्बलम। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 20 यानी 82। इसके बाद यानी 83, 84, 85, 86 जिसका एटॉमिक नंबर है, उस एलिमेंट में एक खास बात होती है कि वो रेडियो एक्टिविटी दर्शाती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले 90 किस पर था? सबसे पहले खोज किससे हुई थी? यूरेनियम से हुई थी। अब चलिए रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया उसे देखते हैं। ये सब भूल जाओगे, कोई परेशानी नहीं है, बस समझना है इसको, और कभी जब आएगा बुक में भी आएगा या जब मैं आगे समझाऊंगा तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास किस तरह से है, आपसे उन बातों को डिस्कस करने का जो हुआ है उस टाइम पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर देखोगे कि एक बात और समझ में आया था उस जमाने में कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसको लेड से गुजारेंगे तो वो लेड को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, लेड को भेद नहीं सकती है। सो उस जमाने में उस रेडियो एक्टिव पदार्थ को कहां पे रखा जाता था, और आज भी रखते हैं, लेड के बॉक्स में। ठीक है, लेड आपने देखा होगा कहां पे, बता देता हूं आपको। लेड आपने देखा है, बैटरी देखी हो बेटा, बैटरी जिसमें एसिड डालते हो, उस बैटरी में लेड डाला जाता, लेड की प्लेट लगी रहती है। ठीक है, अब समझ में आया, लेड जिसको हिंदी में बोलते हैं सीसा। लेड के बॉक्स में इनको रखा जाता है, मोटी शीट के अंदर रखा जाता है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसमें ऐसे प्लग लगा दें तो बंद हो जाएगा विकिरण निकलना, रेज निकलना। तो प्लग हटा दिए तो इससे एक किरण निकलती है, रेज निकलती है। ठीक है, तो इस रेज को कहा जाता है, इस किरण को कहा जाता है रेडियो एक्टिव रेज। इसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव रेज। एक काम करते हैं कि एक पर्दा लगा देते हैं बीच में। ठीक है, ये रेज निकल रही तो एक पर्दा लगा देते हैं, ऐसे पर्दा लगा देते हैं और इसमें एक छेद कर देते हैं। ठीक है, छेद करने से क्या होगा, इसको बोलेंगे स्लिट। स्लिट में क्या होता है कि ये जो है उसमें थोड़ा सा झिर्री टाइप की लंबी लाइन लगा देते हैं, या फिर सीधी सी बात है एक ऐसे छेद कर देते हैं छोटा सा गोल। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्लिट। तो इस तरह से यहां पर लगा दी गई स्लिट, झिर्री बोलते हैं हिंदी में, स्लिट या क्या बोलते थे, एक झिर्री लगा देते हैं। चलिए, तो ये किरण आगे की ओर बढ़ रही है। इस किरण को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया, दो विद्युतीय प्लेट रख दिया गया, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। यहां पर रख दिया गया फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या चीज है, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, ठीक है, ये है फोटोग्राफिक प्लेट। अब देखो, ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, आपको पता चल गया है। इलेक्ट्रिक जब गुजारते हैं तो क्या होता है, ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है। यहां से कुछ इधर चला जाएगा धन प्लेट की ओर, कुछ ऋण प्लेट की ओर, और कुछ सीधी निकल जाती है। तो 3 जगह हमको क्या मिलेगा, यहां पर 3 जगहों पर हमें डॉट नजर आएगा, 3 जगह पर दाग नजर आएगा उस फोटोग्राफिक प्लेट पर। अगर जिंक सल्फाइड प्लेट है तो 3 जगह पर चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यह प्रयोग था किसका, रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का एक प्रयोग था। हेनरी बेकरेल ने सब काम कर दिए थे बहुत सारे, लेकिन उन्होंने देखा कि यह प्रयोग बहुत मायने रखेगा हमारे आगे की स्टडी में, ध्यान रखना। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ रेज जो सीधे निकल जाती है उसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है बेटा, तो इनको क्या क्या नाम दिया गया, ये पॉजिटिव चार्ज्ड है,
ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो उन्होंने नाम दिया, इसको कहा अल्फा रेज, इनको कहा बीटा रेज, और इनको कहा, अरे अल्फा कैसे लिखा यार, अल्फा रेज, अल्फा का साइन लगा दो, अल्फा रेज, बीटा रेज, और इसको कहा गया गामा रेज। लैम्डा नहीं ना, लैम्डा में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये गामा, गामा रेज कहा गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा की खोज हो गई, 3 प्रकार की रेज की खोज हो गई। रेडियो एक्टिव रेज से 3 कणों से 3 रेज से बना होता है, 3 पार्ट से बना होता है, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा। अब मैं यहां पर थोड़ी बात बताता हूं। यहां पे अल्फा रेज जो होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस के समान होता है। हीलियम का न्यूक्लियस क्या होगा, हीलियम पर 2 प्लस चार्ज होगा, इसका मतलब है इसमें 2 प्रोटॉन है। ठीक है, 2 मास होने की वजह से 2 न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूक्लियस बन जाता है ऐसे। तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना हो गया, 4, बोलो। और एटॉमिक, इसमें एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब हो गया इसमें चार्ज क्या हो गया, क्योंकि जानते हो जितना प्रोटॉन होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए चार्ज कितना होता है, 0 होता है किसी भी एलिमेंट का। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हीलियम के नाभिक जैसा होता है। ठीक है, तब इसको इस तरह से ना लिख करके अल्फा 2 4 प्लस 2 से डिनोट करेंगे किसको, अल्फा पार्टिकल को। हीलियम न्यूक्लियस के समान पार्टिकल से बना होता है, इस बात की खोज हो गई। हीलियम से उसके बाहर के इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को, तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस बचेगा। और न्यूक्लियस में क्या होता है, दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, इस तरह का होता है। और ये बीटा जो है इलेक्ट्रॉन के जैसा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होता है। और ये जो गामा, इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में बात कर दूं, -1 0 + 1, सॉरी -1 0 माइनस चार्ज, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर -1, एटॉमिक मास 0 और उसका चार्ज -1। कुछ बातें जान लो बेटा, यहीं पर थोड़ी सी तकलीफ होती है, पर ये अगर हम एक एक थ्योरी करके लिखाते लिखाते पढ़ाएंगे ना, तो उससे बेहतर है कि पहले आपको उसके लिए तैयार कर दें, फिर इसको समझाना शुरू करेंगे, इसको लिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर पूरा लिखा हुआ कुछ भी हमने स्लाइड नहीं रखा है आपके लिए, ताकि आप इसको पहले से समझने लगो और थोड़ा सा आप सेंस करो, थोड़ी सी कहानी सुनो इसकी। ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ है। चलो, ये हो गया। अब ये गामा के बारे में बात करें, तो गामा के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे जगह नहीं बन रहा है। तो गामा का ना एटॉमिक नंबर होता है, ना एटॉमिक मास होता है, ना इसमें कोई चार्ज होता है। तो अब समझ में आ गया, बीटा एटॉमिक नंबर 1 -1, मास 0 और चार्ज -1। अल्फा एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 और +2 चार्ज। गामा 0 0 0। तो ये कहां से निकल रही थी, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से कुछ किरणें निकल रही थी। वो किरणें जो होता है 2 टाइप के पार्टिकल से बना होता है। ये दोनों पार्टिकल्स है, यानी कि कण है, जबकि ये पार्टिकल नहीं है, इसको बोला जाता है फोटोन। फोटोन फोटोन इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, यानी ये प्रकाश के समान है, यानी विद्युत चुंबकीय रेस को मैं बोल दूं, यहां पर तरंगे बोल देता हूं, वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि
इसको हम बोल सकते हैं, हिंदी में अगर बोल दो तो मैं बोलूंगा क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय। यस, इसको कहेंगे विद्युत चुंबकीय किरण, ऐसा कहा गया, या तरंगे भी कह सकते हैं इसको। विद्युत चुंबकीय क्या कहेंगे, अगर इंग्लिश का पूरा हिंदी में कर दें तो क्या होगा, तरंगे कहलाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइट जैसा होता है, जबकि ये दोनों पार्टिकल से बना होता है। तो ये कुछ कुछ जानकारी, आप इसको कॉपी में नोट करो अभी थोड़ी देर के लिए, पॉज करके, जल्दी से, ना भी करो पॉज तो भी चलेगा, नोट करो इसको। चलिए, आपने क्लास 9th में तो देखे होंगे कि आपने न्यूक्लियस की खोज के लिए, यानी नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखे हो। यस, तो जो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कैसे कर डाला, इसके होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या पाया, अल्फा पार्टिकल्स। तो ये अल्फा रेज का उपयोग किया इस प्रकार से। तो इसी तरह से क्या हुआ, इधर से जाने वाली अब इस रेज को उपयोग कर लेंगे वो लोग, यूज कर लेंगे, आप इनको छोड़ देंगे उधर। तो समझ में आई कि अल्फा रेज डाला गया, क्या नहीं डाला गया, रेडियो एक्टिव रेज नहीं डाला गया, ना बीटा रेज डाला गया और न ही गामा रेज। सिर्फ कौन सा किरण डाला गया उसमें, अल्फा रेज। तो हम किस तरह से किसी लाइट को पहचानते हैं, जो हमारी लाइट है, जो हम लोग देखते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जो देखते हैं विजिबल लाइट, बीएल, विजिबल लाइट है ना। तो विजिबल लाइट में क्या होगा, दृश्य किरणों में क्या होगा, दृश्य किरणों में इसको यदि मैं विद्युतीय क्षेत्र से गुजारूंगा, ठीक है, तो ये ना किसी तरफ झुकेगी, ना कितने ही भागों में बटेगी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ फिजिकली क्या होता है कि अगर किसी प्रिज्म से जब इसको गुजारा जाता है, ठीक है, तब ये बट जाते हैं 7 भागों में। पता है ये बातें, जिसको क्या कहते हो, विबग्योर। 7 कलर में बट जाती है ये जो लाइट हम देख रहे हैं, और इन्हीं कारण से हमें अलग अलग चीजें अलग अलग कलर में दिखाई देती हैं। ठीक है, सारे लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ किस लाइट को, रेड को इन्होंने रिफ्लेक्ट किया, ये समझ सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ, विजिबल लाइट क्या, तो ये क्या है, वी क्या चीज है, वॉयलेट, ये क्या चीज है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट है बैंगनी, इंडिगो क्या हुआ, हाँ पर्पल टाइप का कुछ कलर होगा, और ब्लू क्या है, नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, और ओ ऑरेंज यानी कि नारंगी, नारंगी और क्या कहते हैं, ऑरेंज संतरा कलर, यस, और आर रेड, इस तरह से। तो इन रंगों से बना होता है ये लाइट। तो इनको अगर इसमें बांटना है तो इस तरह से, लेकिन सभी क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युतीय क्षेत्र से गुजारने पर इसमें कुछ नहीं हुआ, मतलब ये न्यूट्रल है, इसमें किसी तरह का क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि लाइट के तो ये लाइट के बारे में भी हम जानकारी लेंगे और बहुत अच्छे से लेंगे, जिसको स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानकारी होगी। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, क्योंकि इसी चैप्टर से हमारे आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ है। तो आप सबको ये कहेंगे कि लगभग पॉइंट्स को पढ़ना होता है, और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में बहुत कुछ इस चैप्टर का जो आता है वो पॉइंट मैं बता दूंगा। मेरा काम है कि मैं आपको हर एक टॉपिक पे पढ़ाऊं, और आपका काम यह है कि हर एक टॉपिक को पढ़ो। और समय की बात यह है कि आपका समय कहीं नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से सीखेंगे। यह चैप्टर बहुत लंबा जाता है, और मैं कहना चाहूंगा ओनली इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। अगर आप बोलोगे तो प्रॉब्लम यह क्रिएट होगा कि आप साइंस को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे अपना, जिस लेवल तक आपको पहुंचाना है। तो उस लेवल तक पहुंचाने के लिए सारी बातों को समझते हुए चलें और गहराई में चलते चलें। तो जो अभी टॉपिक दिया जा रहा है उस टॉपिक को करना है, और बेटा थोड़ी बुक पढ़ना है, ठीक है। विद्याकुल ऐप में हो या विक्रम हेल्प केमिस्ट्री के साथ हो या जैसे भी हो, तो आप सबको ये कहना चाहूंगा कि उनमें जो भी आपको पीडीएफ दिया जाता है उस पीडीएफ को देखो,
तो उनके साथ आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।